हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है हमारा विधायिका। इस चैप्टर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। आपका जो नया सिलेबस है 2025-26 इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, एक बार सिलेबस को देखते हैं। हमारी बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी करा दिया, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाके उन चैप्टर को भी देख सकते हो। ये जो आप वीडियो देख रहे हो इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? उसके लिए आप हमारे या तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए क्लास 11 ESP, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वेबसाइट के लिए आपको eklavyastudypoint.com, इस पे गूगल पे जाके सर्च करना है, क्लास 11th पे जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे फिर आप नोट्स को पढ़ सकते हो और या पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ध्यान से आपको देखना है। लास्ट चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि सरकार के प्रमुख 3 अंग है। ठीक है, वो 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? उसमें आपका विधायिका भी आ जाता है, ठीक है, उसमें आपका कार्यपालिका भी आ जाता है और न्यायपालिका भी आ जाता है। यानी ये तीनों ही सरकार के प्रमुख अंग होते हैं। कार्यपालिका तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विधायिका को, यानी विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या कार्य करती है। ठीक है, हमारे देश में किस प्रकार की विधायिका है, इसी को हम इस चैप्टर में बिल्कुल विस्तार से करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीनों अंग मिलकर शासन का काम करते हैं। यानी ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों अंग मिलकर क्या करते हैं? शासन का कार्य करते हैं, यानी शासन चलाने का काम करते हैं और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जन कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए, ठीक है, ये कार्य करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों में तालमेल और संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, संविधान हमारा जो है वो ऐसा है कि इन तीनों, यानी ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, सरकार के तीनों अंगों में क्या करता है? एक तालमेल बना के रखता है। कहने का मतलब यह है कि विधायिका अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग करेगी तो कार्यपालिका, न्यायपालिका उसको रोकेंगे। कार्यपालिका अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी तो दूसरे अंग उसको रोकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये एक तालमेल बना रहता है और संतुलन भी बना रहता है। विधायिका का क्या मतलब है? आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विधायिका से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आप विधायिका से क्या समझते हैं? मान लो पेपर में ऐसे पूछे तो आपको क्या लिखना है कि विधायिका जो होती है ना, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। ठीक है, विधायिका को कौन निर्वाचित करता है? हम निर्वाचित करते हैं, यानी कि हमारे देश की जनता करती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और विधायिका कानून का निर्माण करती है। ठीक है, नॉर्मली यही समझते हैं कि विधायिका का काम कानून बनाना होता है। ठीक है, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा समझिए कि विधायिका जो होती है ना, वो कानून तो बनाती है लेकिन वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के लिए काम करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संघ की विधायिका जो है वो क्या कहलाती है? तो संघ की विधायिका जो है इसको संसद कहा जाता है, यानी संघ की विधायिका जो है वो संसद कहलाती है। अब यहाँ पे संघ और राज्य दो चीजें देखो। भारत देश जो है बहुत बड़ा देश है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 तरह की सरकार होती है। एक होती है संघ की सरकार, यानी जिसको हम केंद्र की सरकार कहते हैं। ठीक है, संघ या केंद्र एक ही है। ठीक है, उसको आप संघ सरकार भी कह सकते हो, केंद्र सरकार भी कह सकते हो। दूसरा है राज्य सरकार। ठीक है, इसको प्रांत की सरकार भी कह सकते हो, राज्य की सरकार भी कहते हो। तो जो संघ की विधायिका होती है, ठीक है, याद रखिए, संघ की विधायिका जो होती है, जो केंद्र की, पूरे देश के लेवल पे जो विधायिका है उसको संसद कहा जाता है। लेकिन जो राज्यों की विधायिका होती है इसको क्या कहा जा सकता है? इसको हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, यानी राज्यों की जो विधायिका होती है इसको हम विधानसभा कहते हैं या फिर इसको हम विधान मंडल भी कहते हैं। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना है। अब जो संघ की जो विधायिका है जिसको हम संसद कह रहे हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। यानी संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, 3 क्या क्या है? संसद कैसे बनेगी? संसद जो होती है हमारी, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी है और लोकसभा और राज्यसभा भी है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके हमारी संसद बनती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा आप जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैसे आ गया इसको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है? यहाँ पे हमने ये समझा है कि हमारे यहाँ पे जो संघ की विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। और जो राज्यों की विधायिका होती है उसको हम या तो विधानसभा कहते हैं या फिर विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 2 तरह की सरकार है हमारे यहाँ पे, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। आगे समझते हैं।
सरकार के जो 3 अंग हैं, ठीक है, इन तीनों अंगों के क्या क्या काम हैं ये आपको पता होना चाहिए। 3 अंग कौन से आप सभी जानते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हमारी सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए, सरकार का जो काम होता है, सॉरी, सरकार के जो तीनों अंगों का काम होता है, इसमें जो विधायिका होती है इसका काम होता है कानून बनाना। यानी हमारी जो सरकारें होती हैं, हमारे जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो संसद में बहस जो करते हुए आपको टीवी चैनल पे दिखते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। कार्यपालिका जो होती है वो उस कानून को लागू करती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो विवाद को सुलझाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो इस तरीके से सरकार के 3 प्रमुख अंग है और तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमको संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, अगर संसद ना होती तो क्या हमारे यहाँ पे शासन नहीं चलता। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हमें संसद क्यों चाहिए, तो देखिए, विधायिका जो है इसका काम जो होता है वो केवल कानून बनाना नहीं होता। देखिए, नॉर्मली हम यही समझते हैं कि विधायिका का काम केवल कानून बनाना, नहीं, विधायिका का काम कानून बनाना भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम विधायिका के होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। देखिए, विधायिका के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें से कानून बनाना तो सिर्फ एक कार्य है। कानून बनाने के अलावा भी विधायिका के कई सारे काम होते हैं जो कि हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, आपने टीवी चैनल पे देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि जब लोकसभा या राज्यसभा का दृश्य आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आप वहाँ पे देखोगे कि सदन में बहस चलती है, ठीक है, जो नेता होते हैं वो बहस करते हैं, वहाँ पे आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे कुछ बातों पे सर्वसम्मति भी देखने को मिलेगी, ठीक है, कुछ चीज़ों पे सहयोग भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को जीवित रखती है, ठीक है, हमारी संसद को चलाती है। तो संसद में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है और यही लोकतंत्र का आधार है। देखिए, हमारी विधायिका जो होती है, हमारी विधायिका में हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी कि हमारे नेता होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली का वोटर हूँ और मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट करता हूँ। तो मैं अकेला थोड़ी वोट करूंगा, हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो वो सारे मिलकर वोट करते हैं, ठीक है। जब वोट करते हैं हम किसी को तो हमारा नेता जो है वो जीत जाता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, यानी वो हमारी विधायिका में जाता है, ठीक है। तो विधायिका में कौन जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, जिनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। अब हमने उनको भेजा है, ठीक है, विधायिका में जिताकर, तो उनकी क्या होती है, उनकी भी जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है, नहीं, उनका भी उत्तरदायित्व होता है। और यही लोकतंत्र का आधार है, यानी कि हम अगर अपने नेता को वोट देकर जिताकर विधानसभा में भेज रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे प्रति है, नहीं, वो हमारे लिए काम करेगा। अब नेता की क्या जिम्मेदारी है, नेता की जिम्मेदारी ये है कि जिसको हमने जिताकर विधानसभा में भेजा है, अब वो अपने क्षेत्र, देखो हर नेता का अपना एक क्षेत्र होता है, यानी उसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो उसमें विकास का काम करेगा। विकास का काम क्या हो सकता है भाई, हो सकता है वहाँ पे सड़कों की जरूरत है तो वो सड़कें बनाएगा, वहाँ पे स्कूल की जरूरत है तो स्कूल बनवाने का काम करेगा, ठीक है, या नालियों की मरम्मत करनी है तो नालियों का काम करेगा, या जो भी वहाँ पे आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम जो है हमारा नेता करेगा, जिसको हमने जिता कर भेजा है। तो यही लोकतंत्र का आधार होता है, ठीक है, यही हमको यहाँ पे समझना था। आगे समझते हैं। देखिए, अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। आज के समय में देखें तो ज्यादातर दुनिया में देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वहां पे विधायिका को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो कार्यपालिका के मुकाबले में अपना महत्व खो रही है, यानी विधायिका को उतना ज्यादा महत्व नहीं रह गया जितना कि कार्यपालिका का होता है, ठीक है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विधायिका का महत्व आज भी है, हमारे यहाँ पे आज भी विधायिका का महत्व है। दुनिया में कई देशों में हो सकता है कि वो महत्व धीरे धीरे कम हो रहा हो, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको विधायिका में बहुमत मिलता है वही क्या करता है, सरकार बनाता है, वही अपना मंत्रिमंडल बनाता है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, बहुमत की। अब मान लो कहीं पे चुनाव हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, 5 पार्टियां, ठीक है, सब मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो विधानसभा में कौन जाएगा, जीतेगा कौन,
जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए जीतेंगे, कैंडिडेट जीतेंगे, वही सरकार बनाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिसके पास विधायिका में बहुमत होता है ना, वही वहां पे सरकार बनाता है और शक्तिशाली मंत्रिमंडल बना सकता है। ठीक है, नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक है, वहां पे नेताओं से बहस वगैरह होती है। ठीक है, उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं उसको लेकर बहस होती है, चर्चाएं होती है वहां पे खूब, उनको उसके जवाब भी देने होते हैं। आगे देखते हैं, यदि हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास, यही चीजें क्या है, यही हमें लोकतांत्रिक जो हमारे संसद की जो लोकतांत्रिक क्षमता है इसका एहसास कराता है। ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यहीं पे क्या होती है, वाद विवाद चर्चाएं चलती हैं। हमारी संसद जो होता है इसका खुला मंच होता है, यहाँ पे सभी नेता आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, हमारे लोकतंत्र की क्षमता को दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारी विधायिका यहाँ पे होती है। इसके अलावा देखते हैं, इसके पास क्या होता है, सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसको बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है। अब बात करते हैं संसद के दो सदन के बारे में। तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है जिसका नाम संसद है, इसको संघ की विधायिका, केंद्र की विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका भी कहा जाता है। संसद, ठीक है, संसद होती है। राज्यों की जो हमारी विधायिका होती है उसको विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। हमारी जो संघ यानी जो केंद्र की जो विधायिका है वो तो द्विसदनात्मक है, क्योंकि इसमें दो सदन है, एक तो राज्यसभा हो जाएगा, एक लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, जो केंद्र की जो हमारी विधायिका है संसद, उसमें दो सदन है। क्या राज्यों में भी जो विधायिका है उसमें वो भी दो सदनीय होती है? तो हमारे यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक ही विधायिका होती है, यानी एक सदनीय विधायिका होती है। ठीक है, उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, भारत की संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का ऑप्शन दे रखा है। अगर देखो, वैसे तो हमारा जो देश है उसमें 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है, बाकी राज्यों में नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के पास ऑप्शन मिला हुआ है उनको कि अगर वो भी चाहें तो अपने यहाँ पे दो सदनीय विधायिका बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहें तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिला हुआ है। अब वो 6 राज्य कौन से हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका यानी डबल विधायिका है? तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक आ जाता है इसमें, बिहार आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है और उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये बड़े बड़े राज्य हैं सारे, और यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है यानी कि दो विधायिका है। अब जैसे देखो, केंद्र में जो केंद्र की विधायिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, संसद। जिस प्रकार से केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, इसी प्रकार से हम राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, या तो हम उसको विधानसभा कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, केंद्र की जो विधायिका है जिसको हम संसद कहते हैं, इसमें दो सदन होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, लेकिन राज्यों की विधानसभा में, सभी राज्यों की विधानसभा में दो सदन नहीं होते हैं। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधायिका में दो सदन है। वो 6 राज्य कौन से हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, तो दो इनमें एक को तो कहा जाता है विधानसभा। ठीक है, यानी जहां पे दो सदनीय विधायिका होती है वहां पे एक को तो विधानसभा कहा जाता है, दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, विधान परिषद। क्या कहा जाता है, विधान परिषद। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे समझना था। अब विधानसभा और विधान परिषद यानी दो सदन वाले राज्य जो हैं वो 6 हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, देखो द्विसदनात्मक जो राष्ट्रीय विधायिका है इसकी आवश्यकता क्यों होती है वैसे? इसमें इसलिए होती है ताकि वो अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में इसीलिए हमारे जो केंद्र की जो संसद है उसमें दो सदनीय विधायिका बना रखी है। ठीक है,
द्विसदनात्मक विधायिका का एक फायदा ये भी है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। दो सदनीय विधायिका होने का फायदा क्या है कि किसी भी मुद्दे पे 2 बार चर्चा हो जाती है। ठीक है, दूसरी बार भी एक मौका मिल जाता है। क्या एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई कानून बनाना है। ठीक है, कानून बनाने के लिए हमारे यहाँ पे तो जो केंद्र की संसद है उस पर 2 सदन है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लोकसभा में किसी बिल पे किसी चीज पे कानून बनना है, लोकसभा पे उस पर चर्चा हुई। ठीक है, लोकसभा में चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। ठीक है, अब यहां से मान लो उसको पास कर दिया गया तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में फिर दोबारा से चर्चा होगी। अगर वहां से भी पास हो जाएगा तब जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहने का मतलब है, मान लो अगर 2 सदन नहीं होते, एक ही सदन होता, मान लो राज्यसभा नहीं होता, केवल लोकसभा होता, तो क्या होता, लोकसभा में बहस होती, चर्चा होती, वहां से पास हो जाता तो सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाता। यानी कि 2 बार चर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता, लोकसभा से डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा है तो इससे ये फायदा हो जाता है कि लोकसभा में चर्चा हो जाती है और राज्यसभा में भी चर्चा हो जाती है। वाद विवाद मान लो कोई कमी है जो राज्यसभा में जाके निकल जाए तो इसका फायदा हो जाता है ना। तो ये द्विसदनात्मक विधायिका का कहीं ना कहीं फायदा है कि उसमें पुनर्विचार हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सदन में लिए गए निर्णय को दूसरे सदन में निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होगा। जैसे लोकसभा में गया, वहां से पास हो गया तो दोबारा राज्यसभा में जा रहा है, यानी कि हर चीज पे 2 बार विचार किया जा रहा है। ठीक है, इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है, ये फायदा है। यदि एक सदन मान लो जल्दीबाजी में कोई फैसला ले लेता है, मान लिया कि लोकसभा में जल्दीबाजी में कोई फैसला हो गया, तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर दोबारा से विचार हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो 2 सदन है उसका बेनिफिट है। ठीक है, बेनिफिट पूछा जाए तो आप पेपर में बता सकते हो। अब थोड़ा सा ना राज्यसभा को डिस्कस करेंगे, फिर लोकसभा को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है इसको, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ठीक है, देखिए ये राज्यसभा ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है, राज्यों के प्रति। ठीक है, राज्यों के प्रति जिम्मेदार होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यानी परमानेंट होता है राज्यसभा। इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, और हर 2 साल के बाद इसके 1/3 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उन सीटों पर फिर वापिस से चुनाव होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, याद रखना। इसमें 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 साल के बाद क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं उनकी सीट खाली हो जाती है। 1/3 सदस्यों की सीट खाली हो जाती है तो उनके लिए दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए डायरेक्ट चुनाव भी नहीं होता है। अगर आपने चुनाव वाला चैप्टर पढ़ा होगा, देखा होगा जो वीडियो को, तो आपको मैंने वहां पे समझाया था कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसके लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, यानी हम वोट नहीं करते उनके लिए। ठीक है, उनको कौन वोट करके जिताते हैं, इनको हमारे द्वारा जिताए गए जो कैंडिडेट होते हैं। जैसे मान लो हमारे जो हमने जिन विधायकों को, जिन सांसदों को जिताया वो उनके लिए वोट करते हैं। ठीक है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। आगे देखो, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी डायरेक्ट नहीं होता, हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम राज्यों में अपनी विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, वोट करते हैं, जिस जो जीत जाता है वो हमारा एमएलए बन जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों को हमारे जो विधायक वगैरह होते हैं, हमारे द्वारा जिताए गए जो कैंडिडेट होते हैं वो इनको चुनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा की अगर मैक्सिमम सीट की बात करें तो ये 250, यानी मैक्सिमम सदस्य जो है वो 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो होते हैं वो तो राज्यों से होते हैं, यानी स्टेट से होते हैं। लेकिन 12 सदस्य जो होते हैं ना, इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 सदस्यों को वहां पे रख सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो वो 12 सदस्य कहाँ से होने चाहिए, या तो वो कला से होने चाहिए, जैसे मान लो कोई कलाकार हो उसको सरकार राष्ट्रपति भेज सकता है। कोई साहित्य में अच्छा काम कर रहा हो, यानी कोई मान लो लेखक हो, कोई कवि हो जिसने साहित्य में अच्छा काम किया हो, या कोई साइंटिस्ट हो जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो। ठीक है, या कोई खेल जगत से हो, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति भेज सकता है। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट में इसका जवाब देना, आप मुझे बताना ऐसे कोई 12 सदस्य, जो ये 12 सदस्य वाले जो होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसमें से कोई 2-4 ऐसे सदस्यों के नाम बताना मुझे कमेंट में। आप गूगल पे सर्च करके, कोई खिलाड़ी हो गया, कोई कलाकार हो गया, कोई फिल्म एक्टर हो गया, कोई साहित्य का कोई कवि हो गया, जिसको राज्यसभा में भेजा गया हो,
अगर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में तो बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि चाहे कोई बड़ा क्षेत्र हो कोई छोटा क्षेत्र हो, उससे मतलब ना रखो, सीधा उनको द्वितीय सदन यानी कि राज्यसभा में भेज दिया जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी जैसी उनकी जनसंख्या उसी रेशियो में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहने का मतलब है जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, और जहां पे जनसंख्या कम है तो उनको उसी हिसाब से मिलेगा। कहने के लिए एग्जांपल है, मान लो यूपी है, यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा सीटें मिल जाएं। सिक्किम है मान लो, ठीक है, अब सिक्किम की जनसंख्या जो है वो कम है यूपी के मुकाबले, तो इसको कम प्रतिनिधित्व मिल जाए। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, अमेरिका जो है, अमेरिका का जो अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट जिसको कहा जाता है, इसमें प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, अमेरिका का सिस्टम बता रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व वहां पे मिलता है अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे उसकी क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, कौन से राज्य की जनसंख्या कैसी है उसके आधार पर सीटें मिली हुई है। लेकिन हमारी राज्यसभा के लिए, ठीक है, अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। हमारा संविधान जो है उसकी चौथी अनुसूची में हर राज्य के से निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया। वो कैसे निर्धारित कर दिया है कि छोटा राज्य है, कम जनसंख्या वाला राज्य है तो उसकी सीटें कम कर दी है, बड़ा राज्य है, ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो उसकी सीटें ज्यादा कर दी है। ऐसा हमारे यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है कि सबको बराबर कर दिया हो। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व वाली जो प्रणाली है इसका प्रयोग करें तो परिणाम जो है कुछ ऐसा होगा कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाला जो यूपी है हमारा, ठीक है, इसको यूपी को 6.10 लाख वाले जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। यानी यूपी जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है उसको बराबर मिल जाएगा सिक्किम के। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख प्लस है, तो सोचो 20 करोड़ और 6 लाख में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा अगर हम अमेरिका वाला सिस्टम अपनाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसको ज्यादा सीटें मिली है, जिसकी कम जनसंख्या उसको कम सीटें मिली हैं। ठीक है, संविधान निर्माता जो थे हमारे, जो संविधान बना रहे थे, वो ऐसी विसंगतियों से बचना चाहते थे। संविधान बनाने वाले इस चीज को समझ रहे थे कि अगर हम बराबर प्रतिनिधित्व कर देंगे अमेरिका की तरह तो फ्यूचर में हमारे यहाँ पे दिक्कत आएगी, इसीलिए वो ऐसी चीजों से बच रहे थे। ठीक है, इसलिए ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य को इन्होंने ज्यादा और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया था। ठीक है, तो यही चीजें बता रखी है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसकी 31 सीटें हैं। ठीक है, और सिक्किम जो है बहुत छोटा राज्य है, छोटी जनसंख्या है तो उसकी केवल 1 सीट है। तो ये हमारे यहाँ पे किया गया है। तो ये तो था राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता जो होती है वो सीधे सदस्यों को चुनती है। यानी लोकसभा जो होते हैं और हमारी जो राज्य की विधानसभा होती है, इसके जो चुनाव होते हैं ना, इसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और डायरेक्ट हम इन कैंडिडेट को चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अभी देखिए 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, आप तो वैसे वोटर नहीं होंगे, आपकी अभी उतनी एज नहीं होगी, आप वोट नहीं देते होंगे, लेकिन जब आप वोट दोगे तो आपको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको 2024 का एग्जांपल दे रहा हूँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें जो 18 प्लस हो चुके थे उन्होंने इसमें वोट किया, यानी डायरेक्ट जाके उन्होंने लोकसभा के लिए वोट करा। ठीक है, जब मान लो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे थोड़े समय पहले, तो वहां पे डायरेक्ट जाके लोगों ने चुनाव करा था। ठीक है, अपना वोट का अधिकार जो था उसका इस्तेमाल किया था। तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष व्यवस्था। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो होती है लोकसभा और राज्य की विधानसभा में ये काम करती है। इसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में, क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं या फिर सीट कहते हैं। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है,
दिल्ली में मैं जिस सीट पे रहता हूँ, मतलब हमारी विधानसभा जो है वो विकासपुरी है, मान लीजिए विकासपुरी में रहता हूँ मैं, विकासपुरी हमारी विधानसभा क्षेत्र है। तो पूरी दिल्ली में से विकासपुरी एक पूरा क्षेत्र बना दिया गया है, ठीक है, विधानसभा। ऐसे ही बहुत सारी विधानसभा बना दी गई है, ठीक है। 70 विधानसभा दिल्ली में बना रखी है। ऐसे लोकसभा देखें तो पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उसको एक सीट कहा जाता है। हर हर कैंडिडेट एक सीट में से एक ही कैंडिडेट जीतता है। कहने का मतलब है कि हर सीट में से चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारे नेता आ जाते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही कैंडिडेट। तो ये हो जाएगा। आगे देखो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी हर निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट जो होता है वो चुना जाता है। चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी जो भी हमारे यहाँ पे 18 साल की एज को पूरा कर चुका है, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो वोट दे सकता है। जिसमें हर व्यक्ति के वोट का मूल्य जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के वोट के मूल्य के बराबर होता है, यानी जो मेरे वोट की वैल्यू है वही किसी दूसरे आदमी के वोट की वैल्यू होगी, बराबर होगी, ठीक है। लोकसभा को देखें तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं इसके। लोकसभा के लिए सदस्य जो होते हैं, ठीक है, जो भी संसद के हमारे सदस्य होते हैं, इनको 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या मान लो कोई दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे विधानसभा को भी 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। कहने का मतलब है, देखो मान लो 5 साल के लिए सरकार चलती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं रहते हो, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अब दिल्ली में चुनाव हुए, 2-3 पार्टियों ने क्या करा, चुनाव लड़ा। अब किसी भी पार्टी को, जैसे मान लो चुनाव जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। अब किसी भी पार्टी को मान लो 36 सीटें नहीं मिली, किसी को मिल रही है 25 सीटें, किसी को मिल रही है 10 सीटें, किसी को मिल रही है 20 सीटें, ठीक है। मान लो किसी को 4 सीटें मिल रही है, किसी को 1 सीट मिल रही है, ऐसे मिल रही है। ऐसे में सरकार तो कोई नहीं बना सकता। ये मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे लोकसभा की बात चल रही है। वैसे मैं आपको एक छोटे से स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अब क्या होगा, कोई भी 36 लेकर नहीं आया तो क्या यहाँ पे कोई सरकार नहीं बनेगी? सरकार तो बन जाएगी। क्या तरीका हो सकता है? गठबंधन करके, यानी दो पार्टी आपस में गठबंधन कर ले, सरकार बना दे तो सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर 5 साल से पहले के बीच में कोई विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपना समर्थन खींच ले, तो सरकार गिर भी जाएगी। तो ऐसा जैसा स्टेट में होता है ऐसे ही देश में भी होता है। मान लो केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के लिए चुनाव हुए, उसमें भी मान लो किसी को भी उतनी सीटें ही नहीं मिली जितने में सरकार बन सकती है। उन्होंने गठबंधन किया और सरकार बना ली। थोड़े समय के बाद मान लो कोई विवाद हो गया, तो ऐसे में क्या है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, और दोबारा से चुनाव कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, इसमें हमने ये सीखा है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसलिए मैं आपको इतना एग्जांपल देके समझा रहा था। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, स्टार मार्क कर रखा है मैंने पहले से। ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है किसी बच्चे के पास पुरानी किताब हो, 5 साल 6 साल पुरानी किताब हो, वो पुरानी बुक में से पढ़ रहा हो, तो ये चीज बदल चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। देखो, जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, इसी तरीके से लोकसभा में भी 2 सदस्यों को राष्ट्रपति पहले मनोनीत करता था, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, ठीक है। 2 सीटें मतलब आरक्षित हुआ करती थी, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, लेकिन इस आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया? इसलिए बताया, अगर कोई बच्चा ओल्ड नोट्स पढ़ रहा हो या ओल्ड एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा हो या कोई बहुत पुरानी कोई राइटर की बुक पढ़ रहा हो सकता है उसमें ये चीज़ आपको ना मिले, ठीक है। ये लेटेस्ट है तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेना, ठीक है, कि वो 2 सीटें अब नहीं बची हैं लोकसभा में। आगे चलते हैं, लोकसभा की शक्तियों की बात करते हैं। तो देखिए, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। लोकसभा जो होती है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाती है। अब ये संवर्ती सूची संघ सूची क्या होती है? तो देखिए, 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, ठीक है, एक है राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची।
ये 3 प्रकार की सूची है, यानी ये 3 प्रकार की लिस्ट है। संघ सूची में वो विषय दे रखे हैं, वो मुद्दे हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय दे रखे हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है, यानी इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में मान लो कोई विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा है कि लोकसभा जो होती है ना, वो संघ सूची यानी केंद्र के विषयों पे कानून बना सकती है, समवर्ती सूची, ठीक है, इन विषयों पे भी कानून बना सकती है। और धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित भी कर सकती है हमारी लोकसभा। फिर टैक्स के जो प्रस्ताव हैं या बजट या वार्षिक वित्तीय वक्तत्व है, इसकी स्वीकृति भी हमारी लोकसभा दे सकती है। लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, पूरक प्रश्न हो गए, प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हमारे लोकसभा में होती है, तो ये लोकसभा की शक्तियों में आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो संविधान है उसमें कोई संशोधन करना है तो संशोधन भी किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति दिया जा सकता है, मान लो देश में इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन आ जाए तो इमरजेंसी की स्वीकृति भी मिल सकती है वहां से। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है हमारी लोकसभा। समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पे भी विचार करती है। ये सब क्या है, लोकसभा की शक्तियां हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो। दूसरा है हमारा राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा क्या क्या कर सकती है, उसके पास क्या पावर होती है, तो देखिए जो सामान्य विधेयक होते हैं इस पर विचार करके उनको पारित करवा सकती है। ठीक है, धन विधेयक में संशोधन को प्रस्तावित कर सकती है, संशोधन के लिए कह सकती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है, वाद विवाद होता है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें ये भी भागीदारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है तो उसमें इसका राज्यसभा का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो होता है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ये याद रखना, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का स्पीकर होता है, तो उसको अगर हटाने की कभी बात होती है तो राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दे सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर, तो ये कुछ राज्यसभा की शक्तियां हो जाती हैं। अब संसद के मुख्य कार्य क्या होते हैं, संसद के मेन काम क्या होते हैं, तो संसद का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका पे नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य करना, जैसे बजट को पारित करना हो गया, या संविधान में कोई चेंजेस करने हैं तो संशोधन किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी कार्य भी हमारे संसद करती है। न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व हो गया, विदेश नीति पे कोई नियंत्रण या बहस करना, विचार करना, ठीक है, वाद विवाद करना, ये सारे काम हमारे संसद के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कानून कैसे बनते हैं। तो देखिए, संसद का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जनता के लिए कानून का निर्माण करना, यानी कानून बनाना। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है हमारे संविधान में, उसको अपनाया जाता है। ठीक है, एक विधेयक जो होता है वो कई अवस्थाओं से गुजरकर कानून बनता है, यानी कानून बनने से पहले जो उसका प्रारूप होता है उसको विधेयक कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है। विधेयक जो होता है वो कई तरीके के हो सकते हैं, आगे हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये विधेयक जो होते हैं किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाएगा, अगर मंत्री प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन मान लो अगर मंत्री के अलावा कोई कैंडिडेट इसको लेकर आ रहा है तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है, यानी निजी सदस्यों का विधेयक उसको कहा जाता है। ठीक है, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक हो गए, निजी सदस्यों के विधेयक हो गए, वित्त विधेयक हो गए, गैर वित्त विधेयक हो गए, सामान्य विधेयक हो गए, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हो गए। तो ये सारे विधेयक होते हैं। विधेयक आखिर होता क्या है, कोई भी जो कानून आज बना है वो डायरेक्ट कानून नहीं बन गया, एक समय में वो विधेयक होता है, यानी जब उसका प्रारूप, किसी भी कानून का जो प्रारूप बनता है, जो बहस के लिए जाता है, जिसपे चर्चा वाद विवाद होती है, पहले वो विधेयक कहलाता है। ठीक है, जब सारा उसमें हो जाता है प्रोसीजर, उसमें लोकसभा से पास हो गया, मान लो बहस हो गई, चर्चा हो गई, राज्यसभा से पास हो गया, वहां पे भी बहस चर्चा हो गई, उसमें सुधार है तो सुधार हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, तब जाके विधेयक क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। ठीक है, यानी विधेयक जो होता है स्टार्टिंग में तो विधेयक होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा से परमिशन मिल जाती है, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये कैसे बनता है इसको अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही उस पर काफी बहस होती है। ठीक है,
बहस होती है कि क्या इस विधेयक को लाने की जरूरत है या नहीं। मान लो सरकार किसी चीज पे कोई कानून बनाना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए विधेयक लेके आएगी। तो विधेयक लाने से पहले भी इस पे चर्चा होती है कि हम भाई ये कानून ऐसा लाना चाह रहे हैं, तो उस पर देखा जाता है कि क्या इस कानून को लाने की कोई आवश्यकता है या नहीं, ठीक है, उस पर खूब चर्चा होती है। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए या फिर अगला आने वाला चुनाव जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पे दबाव भी डाल सकता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ कानून ऐसे टाइम पे लाए जाते हैं, ऐसे विधेयक कुछ ऐसे टाइम पे लाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। विधेयक बनाने में कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन कहाँ से जुटाया जाएगा। मान लो कोई कानून है, उसको बनाना है, उसके लिए विधेयक आ रहा है, तो पहले ही ये भी देख लिया जाता है कि अगर मान लो ये विधेयक कानून बन जाता है तो उसको लागू कराने के लिए हमारे पास संसाधन है भी या नहीं, ये भी पहले से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फिर विधेयक को कितना समर्थन है या इसको कितना विरोध होगा, इस पे भी इसका भी ध्यान दिया जाता है। फिर प्रस्तावित कानून से जो सत्ता वाला दल है उसकी चुनावी संभावनाओं पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, इसका भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए विधेयक वगैरह पे खूब बहस और चर्चा होती है। गठबंधन सरकारों के युग में सरकार के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं वो गठबंधन के सभी घटक दलों के समर्थन प्राप्त उसको होना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो कोई केंद्र में सरकार है, उसको उसमें 3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना रखा है। मान लो कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कोई सी पार्टी है, तीनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है और उनकी सरकार चल रही है। अब सरकार जो है कोई विधेयक लेके आ गई, मतलब किसी चीज पे कानून बनाना चाह रही है, विधेयक ले आई, तो ऐसे में तीनों सहमत होने चाहिए, ठीक है। अगर तीनों सहमत है तभी आएगा, मान लो वो आपस में सहमत नहीं है तो वैसे भी वो फेल ही हो जाना है, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले जो मंत्रिमंडल होता है इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकार कर लेता है, यानी मंत्रिमंडल जब एक बार उस नीति को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। यानी जब डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई इसकी जरूरत है, ये सही है, इसको लाना चाहिए, इससे ये फायदा होगा, पूरी चीजें डिसाइड हो जाती है, तब विधेयक का प्रारूप बनाया जाता है, ठीक है। विधेयक जिस मंत्रालय से रिलेटेड होता है वही मंत्रालय क्या करता है, उसका प्रारूप बनाता है। मान लो विधेयक जो है वो खेल मंत्रालय से रिलेटेड है, कोई खेल से रिलेटेड कोई कानून बनाया जा रहा है, तो खेल मंत्रालय ही उसका क्या करेगा, प्रारूप जो है वो तैयार करवाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन, मान लो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाना चाहे तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो पहले लोकसभा में लाया जाए या पहले राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री जो होता है ज्यादातर वही उस विधेयक को पेश करता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अगर लोकसभा से पास हो गया उसको डायरेक्ट राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट, याद रखना। विधेयक जब एक सदन से पारित हो जाता है तब उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति से भी इसको स्वीकृति मिल जाती है तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसकी प्रोसेस क्या हुई ये समझिए बहुत ध्यान से। प्रोसेस होती है कुछ इस प्रकार से कि पहले तो मान लो किसी चीज पे कानून बनाना है, ठीक है, तो उसका विधेयक लाया जाएगा। मान लीजिए विधेयक लाया गया पहले लोकसभा में, तो लोकसभा में उस पर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, बहस होगी, ठीक है, उसकी कमियां बताई जाएगी, फिर उसमें कुछ सुधार होंगे। अगर वोटिंग होती है और लोकसभा में वो पास हो जाता है, मान लो लोकसभा में उसको बहुमत मिल जाता है, पास हो जाता है, तब वो लोकसभा से जाएगा अगले सदन यानी राज्यसभा में, और राज्यसभा में फिर वही प्रोसेस, फिर चर्चा होगी, फिर वाद विवाद होगा, फिर बहस होगी, फिर उसकी कमियों को देखा जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो भी हो सकता है। अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है यानी वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उसको देखता है, राष्ट्रपति को लगता है ठीक है, वो भी सिग्नेचर कर देता है, तो विधेयक क्या बन गया, कानून बन गया। यानी ठीक है, जैसे आपने सुना था ना, जैसे सास भी कभी बहू थी, इसी तरीके से आप कह सकते हो कि विधेयक भी कभी मतलब कोई कानून भी कभी विधेयक था। सीधा
कानून जो है वो सीधा नहीं बन गया डायरेक्ट, पहले वो विधेयक था, बाद में वो क्या हुआ है, कानून बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे एक और दूसरी सिनेरियो दूसरा देखो। मान लो कोई विधेयक है, वो लोकसभा में नहीं लाया गया, वो पहले लाया गया राज्यसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा में पहले लाया गया, अब यहाँ पे खूब चर्चा हो रही है, उस पर खूब बहस हो रही है। ठीक है, सब कुछ सही था, राज्यसभा से मान लीजिए पास हो गया, फिर वो जाएगा किसमें, लोकसभा में जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा में भी खूब बहस और चर्चा हुई, तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को लगा सब कुछ ठीक है, उसने सिग्नेचर कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है कोई बिल पहले, और कोई विधेयक चाहे तो वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है पहले। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कानून बनता है। धन विधेयक जो होता है, इसको राज्यसभा, ये वैसे धन विधेयक को राज्यसभा या तो स्वीकार कर लेगी, देखो, या फिर संशोधन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई धन विधेयक है, वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, बोलेगी पास है, ठीक है, हम उसको समर्थन करते हैं, या फिर ये बोलेगी कि इसमें कुछ जरूरत है सुधार की, तो इसमें क्या करो, संशोधन करके ले आओ, या तो ये हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी या तो पास करेगी या फिर उसको संशोधन के लिए कह देगी, फेल नहीं कर सकती कि भाई हम इसको रोक रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई भी फैसला नहीं लेती, मान लो कोई विधेयक है, धन विधेयक है जो कि राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 14 दिन तक उसने कोई फैसला नहीं लिया, तो राज्यसभा के द्वारा उसको पारित मान लिया जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इसमें परमिशन दे दी है। ठीक है, विधेयक के बारे में राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा समझो इसको। जैसे मान लो कोई धन विधेयक है, ठीक है, लोकसभा से वो पास हो गया, फिर गया राज्यसभा में, राज्यसभा उसको फेल तो कर नहीं सकती, यानी कि उसको रोक तो सकती नहीं है। राज्यसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको पास कर देगी, हाँ ठीक है सब कुछ सही है, या फिर उसको बोलेगी इसमें संशोधन करो, उसमें सुधार करके लाओ, इसमें कुछ कमी है। अब ये वापस से जाएगा सुधार के लिए, मान लो लोकसभा के पास, लोकसभा ने ये बोला भाई इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, हमने जो भेजा है वो ठीक है। अगर लोकसभा ने इस तरीके से बिना कुछ करे उसको वापस भेज दिया, तो ऐसे में राज्यसभा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकती। तो देखिए, विधेयक के बारे में राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी, लोकसभा की मर्जी है, अगर उसको मान रही है ठीक है, नहीं मान रही तो उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो पास मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं, संसद कैसे कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। संसद जो होती है वो कहीं ना कहीं जो हमारी संघ की जो विधायिका है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। तो वो कैसे करती है, तो देखिए, जिस दल यानी जिस पार्टी या जिस दल के गठबंधन की लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है। ठीक है, तो उसी दल के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बना करती है। ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत पाकर ये कार्यपालिका अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दे, तो संसद के तरीकों से कार्यपालिका को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मान लो कार्यपालिका गलत तरीके से कोई कार्य कर रही है तो उसको संसद कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल है उसको तानाशाही में बदल सकता है। ठीक है, जिससे मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वो मानना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जब संसद अगर जागरूक होगी तब वो कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। ठीक है, अगर संसद जागरूक है, वो देख रही है, एक एक चीज की निगरानी कर रही है, तो कंट्रोल कर सकती है उस पर। नेक्स्ट है, संसद द्वारा कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल तो किया जाता है, ये तो हमने देख लिया, कैसे किया जाता है, तो उसके 4 तरीके होते हैं मेन। पहला तरीका तो ये होता है कि किसी मुद्दे पे खूब बहस करना, वाद विवाद चर्चा करना। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि मान लो कोई कानून है बनने के लिए आया है तो उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा होता है वित्तीय नियंत्रण, तो इन्हीं के पास होता है ना, तो इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा होता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, किसी मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसदीय समिति क्या करती है। संसद की जो समितियां होती है, जो संसदीय समितियां बनाई जाती है, वो क्या काम करती हैं, तो ये विभिन्न विधायी कार्यों के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां जो होती है केवल कानून बनाने में ही नहीं बल्कि सदन के दैनिक कार्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज्यादातर इनका क्या काम होता है, कोई कानून वगैरह बनाना होता है उसमें मदद करती हैं। ठीक है, और संसद का जो डेली का काम होता है वाद विवाद चर्चा बहस,
उसमें भी मदद करती है। संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, आपको पता है उसका अधिवेशन का फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे बैठती है, इसलिए इनके पास टाइम जो होता है कम होता है, बहस और चर्चा में ही टाइम चला जाता है। तो किसी कानून को बनाने के लिए उसे उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा समय देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संसद के पास इतना समय होता नहीं है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि संसदीय समितियां करती है, ठीक है, क्योंकि संसद के पास उतना टाइम नहीं होता तो संसदीय समितियों के पास भेज दिया जाता है, समिति उसकी जांच पड़ताल करती है, उसको देखती है। आगे देखो, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांग का अध्ययन करना, मान लो कोई मंत्रालय है वो अनुदान मांग रहा है, फंड मांग रहा है, तो उसकी जांच करेगा, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए जो खर्चे हैं उसकी जांच करने का काम हो गया, कोई भ्रष्टाचार का मामला आ गया है उसकी पड़ताल करने का काम, ये सारे काम जो है समितियां वगैरह करती हैं, ठीक है। विभिन्न विभागों के बीच में विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं, ये समितियां जो होती हैं, ठीक है, ये स्थायी समितियां जो हैं विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं वो काम करती हैं, बजट जो उनका बनता है, खर्चे वगैरह का लेखा जोखा रखना और उससे रिलेटेड जो विधेयक है उसकी पूरी देखरेख करना, ये सब इन समितियों का ही काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, संसद कैसे खुद को कंट्रोल करती है, संसद खुद को भी नियंत्रित करती है, कैसे, संसद स्वयं को अनुशासित करके नियंत्रित करती है। अब कैसे अनुशासित करेगी, तो देखिए संसद का जो अध्यक्ष है वो विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, विधायिका की कार्यवाही, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई नेता ज्यादा बहसबाजी करता है तो जो अध्यक्ष होता है ना वो उसको सस्पेंड कर सकता है, वहां से निकलवा सकता है, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। यदि मान लो कोई सदस्य है सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, दूसरे नेताओं को बोलने नहीं दे रहा है, ठीक है, बार बार विरोध कर रहा है, तो ऐसे में अध्यक्ष उसको बाहर निकलवा सकता है, तो इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद भी सदन में उपस्थित नहीं हो रहा या दल के निर्देश के अपोजिट मतदान कर रहा है, तो ऐसे में स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, इसको दल बदल कहा जाता है। कई बार क्या होता है, एक ही पार्टी का व्यक्ति है पर सदन में वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता नजर आ जाता है, कई बार इस तरीके से हो जाता है, तो फिर उसको त्यागपत्र लिया जा सकता है, ठीक है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है, यानी उसको सदन के मेंबर के रूप में हटा भी सकता है वहां से। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बड़ा चैप्टर था, डिटेल में आपको बताया गया है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।